Zero Academy। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इलेक्ट्रीशियन के नेमी ऐप पे संचालित जो मॉक टेस्ट है उसका मैं इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन समझाने वाला हूँ। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? विच रजिस्टर इज यूज टू मेजर द लाइट इंटेंसिटी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एक होता है VDR वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इन तीनों को तो ऑप्शन नहीं है। LDR लाइट एमिटिंग रेजिस्टेंस, तो नाम से ही है प्रकाश की तीव्रता मतलब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, तो इसका होगा ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड में किस कोड का इंगित किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे कोड पूछ दिया गया है। आप मार्केट में जाएंगे तो डायोड जब डायोड मार्केट में मांगेंगे तो आपको किस नंबर का मैं डायोड दूँ बोला जाएगा। तो यहाँ पे OA79 है जो जर्मेनियम का होता है, मेरे को यहाँ तक पता है। ठीक है, दूसरा जो होता है BY126, ये सेमीकंडक्टर के लिए स्पेशली आता है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा जो इसका दिया है IN4007, ये एक जनरल पर्पस डायोड के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो हम जानते हैं कि रिपल फ्रीक्वेंसी जो है इनपुट फ्रीक्वेंसी का दुगुना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनपुट फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन सी होगा। चौथा क्वेश्चन देखें तो एक सक्रिय घटक कौन सा है? ठीक है, इनमें से दिया है एक्टिव कंपोनेंट, विच इज़ द एक्टिव कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक में दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है? जो सोर्स एनर्जी को प्रोवाइड करे, मतलब सप्लाई एनर्जी टू सर्किट, मतलब सर्किट को सप्लाई प्रोवाइड करे। तो इसमें कौन कौन से हैं ऐसा है जो सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं? तो जैसे डायोड हो गया, LED हो गया, करंट सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। वैसे ही एक पैसिव होता है। पैसिव, तो पैसिव क्या होता है? जो कंज्यूम करे, एनर्जी को रिसीव करे, कंज्यूम करे, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये चीज़ें। तो देखो ये कैपेसिटर जो है, रेजिस्टेंस जो है और इंडक्टेंस, ये तो तीनों पैसिव हो गए क्योंकि ये कंज्यूम करने वाले हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी केवल ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर इसका सही ऑप्शन होगा क्योंकि ये एक्टिव कंपोनेंट है। पांचवा क्वेश्चन देखें तो पांचवा क्वेश्चन में कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? तो कैडमियम सल्फाइड जो है केमिकल कंपाउंड है, जनरली ये येलो कलर का रहता है, इससे हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल, प्रतीक का नाम क्या है? तो सिंबल कौन सा है? ये एक सिंबल है, इसका नाम पूछा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये एंड गेट का सिंबल है। ठीक है, और एंड गेट में अगर हम छोटा सा ये नॉट लगा दें तो ये क्या कहलाता है? नैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? नैंड गेट। तो नैंड गेट ऑप्शन में होगा अपना ऑप्शन डी। तो नैंड गेट इसका हो जाएगा। और भी होते हैं, जैसे नैंड गेट हो गया, तो एक्चुअल में अपन जानते हैं और, एंड और नॉट, ये तीन होते हैं। ठीक है, और को जनरली हम ऐसा शो करते हैं, नैंड को हम अभी जैसे बताया मैं ऐसा, और नॉट गेट को इसका ट्रूथ टेबल भी है, आगे बताएंगे। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है विच इज़ अ पैसिव कंपोनेंट। अभी जब बताया पैसिव कंपोनेंट क्या होता है? जो सप्लाई को कंज्यूम करे। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है जो केवल सप्लाई को कंज्यूम करता है, तो ऑप्शन इसका डी होगा। 8th क्वेश्चन है कि डिवाइस सिंबल का नाम क्या है, मतलब ये जो सर्किट है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, इसको जनरली हम लोग डायक बोलते हैं। डायक का पूरा नाम क्या है? डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी। वैसे ही हम SCR की बात करें तो SCR हम इस सब में गेट टर्मिनल होता है, ये G होता है। वैसे ही IGBT है, तो IGBT के लिए भी एक ये गेट होता है। और ट्रायक और डायक ये दोनों सेम ही होता है, बस इसमें ट्रायक में क्या होता है, इस पे गेट होता है, सेम चीज़ है
इस पे एक गेट ट्रिगर होता है। तो इन सब में तो गेट है, केवल डायोड में ऐसा नहीं है जिसमें हम लोग गेट का ट्रिगर नहीं है। तो इसके लिए डिवाइस का ये डायोड होगा। डायोड का पूरा नाम क्या है? डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। नवा क्वेश्चन है कि हेक्साडेसिमल प्रणाली में कितने वर्ड होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल जो है 0 से लेकर 15 तक होता है, मतलब टोटल 16 डिजिट हुए। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स, कैरेक्टर अगर बोला जाए, ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेट्स बोला जाए तो अल्फ़ाबेट्स वहाँ पे केवल और केवल 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? A B C D E F, तो ये 6 होगा। अगर कैरेक्टर की बात करी जाए तो 6 होगा यहाँ पे, लेकिन नंबर बोला है ना, तो सॉरी, यहाँ पे नंबर बोला है इसलिए यहाँ पे 16 होंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करने वाला डिवाइस जैसे ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर क्या होता है? जो ऑसिलेट क्या करता है? एसी सिग्नल क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट बनती है। ठीक है, तो ये ऑसिलेटर ये जो इस वेव में वेव जनरेट करता है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑसिलेटर होगा इसका आंसर। ठीक है जी, तो देखते हैं ऑसिलेटर इसका है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है यहाँ पे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है ऑसिलेटर सर्किट दिया है। रेक्टिफायर एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है, एम्पलीफायर सर्किट को एम्पलीफाई करने के लिए काम आता है, और एक फिल्टर सेटअप तो फिल्टर करने का काम आता है वो। लेकिन जो ऑसिलेटर है ये एक जनरेटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा उपकरण माने हुए परिक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिध्वनित उत्पन्न करता है? Which instrument provides a visual representation of measured or tested quantities? मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन कौन सा डिवाइस करेगा? तो वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं करता, फंक्शन जनरेटर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। हम लोग देखे होंगे CRO, जनरली इसको CRO बोलते हैं, तो CRO में विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड होगा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। 12वां क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एम्पलीफायर? इस एम्पलीफायर का नाम जानना है। तो एम्पलीफायर क्या होता है? सिग्नल को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है, छानने का काम करता है। तो इसके 3-4 टाइप्स हैं, जैसे एक क्लास ए होता है, क्लास बी होता है, क्लास ए बी होता है और क्लास सी होता है। ये 4 टाइप होते हैं। अब इनमें से ये कौन सा है? तो यहाँ पे देखना, ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, इनपुट साइड में फेज शिफ्ट को देखते हैं। ठीक है, जनरली क्लास ए में 360 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। फेज शिफ्ट कहने का मतलब ये है कि हम लोग इनपुट में हम लोग ऐसा देते हैं तो वो शिफ्ट होके वो ऐसा सिग्नल मिले। ये 360 का है, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है, सॉरी 180 का है। ठीक है, तो 180 डिग्री, तो 180 जनरली क्लास बी में होता है। ठीक है, इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। ए बी में क्या होता है? इसमें 180 से 200 डिग्री तक फेज शिफ्ट होता है। ठीक है, और सी में क्या होता है? 100 डिग्री तक फेज शिफ्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में 12वें में 180 का फेज शिफ्ट दिख रहा है। ठीक है, तो 180 का फेज शिफ्ट कहने का मतलब है क्लास बी। तो बी यहाँ पे केवल एक ही है, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। 13 क्वेश्चन देखें। 13वां क्वेश्चन, तो एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र होता है। तो हम जानते हैं कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है तो F = 2 पाई √LC होता है। ये 1/, में होता है। किसके बराबर होता है? ये F के बराबर। तो ऐसा ऑप्शन में दिया होगा अपने पास, तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? ये 1/2 पाई √LC, जहाँ पे L क्या होता है? इंडक्टर होता है और C कैपेसिटर होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। 14वां क्वेश्चन है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस
एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं सिलिकॉन के लिए कितना वोल्ट है, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए क्या होता है 0.3 वोल्ट। तो इसमें क्या बोला गया है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बोला है, सिलिकॉन मतलब 0.7 वोल्ट, 0.7 मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, 15 क्वेश्चन, क्रमशः 4 बैंड, रेड, बैंगनी, वायलेट, नारंगी, ऑरेंज और गोल्ड, ये 4 प्रतिरोध हैं, इसकी न्यूनतम और मैक्सिमम देखना है। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का कलर कोड जो आप देखे होंगे रेजिस्टेंस में 4 बैंड होते हैं। ठीक है, पहला बैंड फर्स्ट डिजिट को शो करता है, सेकंड डिजिट को, थर्ड मल्टीप्लायर को शो करता है, और चौथा टॉलरेंस को। ठीक है जी, तो रेड का सिंबल होता है, एक कोड है, ठीक है, बैजनी हपी नाला, हिंदी में अपन जनरली इस कोड से याद करते हैं। जब उस कोड को आप लोग देखेंगे उस टेबल को, तो जो रेड है तो वो 2 को इंगित करता है, येलो जो है वो 7 को इंगित करता है, और ऑरेंज क्या है मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर वो 3 को इंगित करता है जो 10 to the power 3 को शो करेगा, और गोल्ड क्या होता है 5% होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो परसेंट को हटा के 100 कर लेंगे, 2 0 कट जाएगा, यहाँ पे 1 0 केवल बचेगा, तो 27 270 इंटू इतना 5। हाँ ठीक है जी। अब इसमें हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 1350। अब 1350 को इस 2700 में 27K में घटाएंगे, जब इस पे देखेंगे तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो पहले जोड़ देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो 0 हो गया, 5 हो गया, और इसमें जाएगा 3 हो गया, और ये 28 हो गया, मतलब 28350। तो 28350 यहाँ पे एक वैल्यू दिख रही है। वैसे ही हम जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 25650 मिल जाएगा। तो मतलब ऑप्शन सी जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, दोनों का रेंज पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16वां, अब सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या होता है। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द रीजन ऑफ बैरियर वोल्टेज इज मोर इज सिलिकॉन मटेरियल्स। तो बैरियर वोल्टेज क्या होता है, एक एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, इसको जम करना पड़ता है। ठीक है, तो जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा वो उतनी एनर्जी होगी, वो उतना जल्दी जम करेगा। ठीक है, तो एटॉमिक जो नंबर होता है, ठीक है, सिलिकॉन वो कम होती है, इसमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसका रोधिका वोल्टेज ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब बैरियर वोल्टेज ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसकी कम एटॉमिक नंबर होती है। तो ऑप्शन इसका ए होगा क्योंकि लोअर एटॉमिक नंबर सिलिकॉन को होता है। ठीक है जी। 17वां क्वेश्चन देखें। ठीक है जी, व्हाट इज द रीजन फॉर वाइंडेड बैरियर इन अ रिवर्स बेस्ड डायोड। रिवर्स डायोड में चौड़ी बाधा का कारण क्या होता है। ठीक है, तो 2 सामग्रियों के अल्पवाहक उदासीन होना, ये ऑप्शन नहीं होगा। एन टर्मिनल में इलेक्ट्रॉनों से तेजी से, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, एन मटेरियल को इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है, गलत बात है ये भी। पी सामग्री में होल नकारात्मक टर्मिनल के लिए आकर्षित किया जाता है, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन और होल्स आपूर्ति टर्मिनलों को और आकर्षित करते हैं, ये सही है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में टर्मिनलों को और आकर्षित करते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, रिवर्स बायस में चौड़ी बाधा, मतलब जो बैंड की जो चौड़ा होती है उसमें ही कारण बनता है। तो ऑप्शन इसका डी होगा। 18 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज क्या है। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है जी। तो फुल वेव रेक्टिफायर में तो जनरली इफिशिएंसी 80% होती है। ठीक है, लेकिन आपको ये डायग्राम में पूछा गया है, तो डायग्राम में हम देखते हैं कि कोई भी डिवाइस इसमें लोड रहेगा तभी काम करेगा। इसमें लोड ही नहीं है कहीं पे, तो इसमें कोई आउटपुट ही नहीं शो करेगा, मतलब इसका हो जाएगा नो आउटपुट। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक को
हटाने में सक्षम करता है। वोल्टेज स्पाइक क्या होता है? वोल्टेज स्पाइक ये होता है कि ये एक स्विंग स्टेप्स होते हैं। अब कोई भी फिल्टर सर्किट क्या होता है, जैसे फिल्टर सर्किट हम लोग जनरली एसी को डीसी करने के लिए काम करते हैं, तो ये एसी सिग्नल ऐसा साइनसोइडल वेव में रहती है, ठीक है। अब इसको हमको प्योर डीसी फॉर्म में लाना है। अब इसका जो स्पाइक्स हैं, स्पाइक्स मतलब ये जो ऊपर उठी हुई है ना, इसको रिड्यूस करने का, हटाने का काम उसी को करते हैं फिल्टरिंग करना। तो जनरली कैपेसिटर का काम करता है, एक बार चार्ज को स्टोर करेगा और डिस्चार्ज होने में थोड़ा समय लगेगा। तो एक बार चार्ज तो हुआ, डिस्चार्ज होने में थोड़ा समय लिया, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज होने में, तो एक हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा ये स्टेट होता दिखेगा, मतलब इसके समतुल्य आने की कोशिश करेगा। तो ऐसा सी वाला कौन कौन सा है? एक एल हो गया, एल सी है, और एक आर सी है, ठीक है। और जनरली ये आउटपुट में होता है, तो इनपुट वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब एल सी फिल्टर ही इसका सही है, क्योंकि एल और सी, ठीक है, इंडक्टेंस में करंट क्या है, जितने उत्पन्न होती रहती है, और फिर सी जो उसको फिल्टर करते रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी होगा। और यहाँ पे सीरीज इंडक्टर, ये कोई ऑप्शन नहीं है इसका। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है, ठीक है। विच इज़ द एडवांस्ड वर्जन ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यूज्ड इन द आउटपुट स्टेज इन द डिवाइस, ठीक है। आउटपुट में जनरली हम लोग जितने भी डिवाइसेस हैं, इसमें से कौन कौन से देखते हैं? जैसे एफ होता है, एफ हम लोग इनपुट साइड में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यूजेटी ये भी इनपुट में करते हैं, एससीआर जनरली ये भी होता है, और आईजीबीटी ये आउटपुट साइड में कनेक्ट होता है। तो ऑप्शन इसका डी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि आउटपुट स्टेज में ड्राइव करे, मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक में ऐसा, ठीक है। तो आईजीबीटी इसका सही ऑप्शन होगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जाता है? तो कोई भी दशमलव संख्या है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? उसको 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल रैंडम नंबर लेते हैं 12। अब इसका हम लोग बाइनरी जानना है, ये दशमलव डेसिमल है, इसको बाइनरी, तो 2 से भाग देना है। तो 2 से दिए 6 आया, ठीक है, कुछ नहीं आया, मतलब यहाँ पे 0 है, ठीक। फिर 2 से दिए 3 आया, फिर 0 है, फिर 2 से देंगे तो 1 2, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 1। तो ये लिखते हैं तो ऐसा लिखा आएगा, जस्ट इसको अपोजिट डायरेक्शन में। तो 1 1 0 0 ये 12 का डेसिमल नंबर है, सॉरी बाइनरी नंबर है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा। तो दशमलव को बाइनरी नंबर में कैसे बताते हैं? तो 2 से भाग कर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन। डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग किया उद्देश्य क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम इन डिजिटल सर्किट? अब डिजिटल सर्किट में बीसीडी का उपयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका डाटा स्टोरिंग का मेन काम होता है, हम जानते हैं। तो डाटा स्टोरिंग पहले ही ऑप्शन दिया है, स्टोरिंग द डाटा इनपुट्स, ठीक है, ऑप्शन सी। 23वां क्वेश्चन देखते हैं कि सत्य तालिका किस लॉजिक गेट से संदर्भित है, ठीक है। ये लॉजिक गेट्स का एक ट्रूथ टेबल है। तो देख हम जानते हैं कि जो और होता है, और गेट, ठीक है, और का मतलब होता है प्लस, ठीक है। एंड गेट होता है, एंड गेट इसका मतलब होता है गुणा, यहाँ पे गुणा है ना, तो ये जनरली एंड गेट का होगा, ऑप्शन है, ठीक है। गुणा मतलब जैसे 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, 1 से 0 मल्टीप्लाई 0 आएगा, 0 से 1 का मल्टीप्लाई करें तभी 0 आएगा, 1 1 का करेंगे तब आएगा। तो ये एंड गेट का ही है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी सही होगा, एंड गेट। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, ठीक है। विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय सीआरओ? तो सीआरओ में फ्रीक्वेंसी मापी जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन है। विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ एससीआर, ठीक है। एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? एससीआर का सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये क्या करता है? स्पीड कंट्रोल का काम आता है, ठीक है। एससीआर का डायग्राम बना दिया जाए, ठीक है। तो ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। जैसे ही हम लोग गेट में धारा देते हैं तब ये सप्लाई यहाँ से यहाँ जाने देती है, ठीक है। तो एक प्रकार कंट्रोलिंग का काम कर रही है। तो
स्पीड मोटर ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ द मोटर, ठीक है। जैसे ये गेट में सप्लाई देंगे तो मोटर की स्पीड कंट्रोल होगा, ठीक है। एम्पलीफायर काम नहीं आता, ऑसिलेटर का नहीं आता, मल्टी ऑपरेटर नहीं आता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन, ठीक है। 4 प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है, ठीक है। डायग्राम आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ R1 वेरिएबल रजिस्टर्स। R1 कहाँ पे है, ये R1 ये है, ठीक है। इसका इस फंक्शन में काम क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे होंगे, सॉरी, यहाँ पे आपको डायग्राम में देखिए ये सब क्या है, ये डायक है, ये ट्रैक है, ठीक है। डायक के इनपुट साइड में R1 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए देखो ये यहाँ पे ये ट्रैक है, इसको ट्रिगर करने के लिए काम आ रहा है, आप डायग्राम में देखेंगे अच्छे से। तो ये ट्रैक है और ट्रैक में क्या होता है, एक गेट होता है और ये डायक में ये डायोड है, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो जैसे ही इनपुट हम लोग देंगे तो इनपुट में ये ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए काम आता है, गेट में सप्लाई देने का काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल द पल्स रेट ऑफ द ट्रिगर ऑफ द ट्रैक, मतलब वही क्वेश्चन दिया, वही बोल रहा है। ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है, ये इसके पल्स दर को ये नियंत्रित करता है, कौन, वेरिएबल। जैसे इसको हम लोग वेरी कराएंगे, जैसे हम इसको वेरी कराएंगे तो उसकी वैल्यू जो है चेंज होती है और ट्रैक के अकॉर्डिंग उसका आउटपुट मिलते जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग द L1 थ्रू द C1 ट्रांजिस्टर बेस। ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 जोड़ने का उद्देश्य क्या है। अब ये क्वेश्चन बात कर रही है इस वाले डायग्राम में, ठीक है। ट्रांजिस्टर की ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ट्रांजिस्टर के C1 में ये C1 जो है कनेक्टेड दिख रहा है आपको, ये C1 है। माध्यम में L1 जोड़ने का उद्देश्य क्या है, इसके साथ ये L1 को क्यों जोड़े हैं, ठीक है। इनका प्रश्न ये है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्चुअल में फीडबैक के लिए काम आता है। देखो आप जो आउटपुट है वो इनपुट में दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक के लिए। अब ये फीडबैक सर्किट है, फीडबैक का ही डायग्राम है। तो आप लोग ऑप्शन में देखें, प्रोवाइड्स डीसी सप्लाई, प्रोवाइड्स पॉजिटिव फीडबैक, फीडबैक वर्ड एक आ गया, ठीक है। पॉजिटिव प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक और ट्रांजिस्टर बेसिस वोल्टेज। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो अगर ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव से, तो वो पॉजिटिव। अगर ग्राउंड से कनेक्टेड होकर जाया जाता है तो वो नेगेटिव फीडबैक होता है। तो ये ऑप्शन इसका बी सही होगा, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है। व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड अ मटेरियल एज अ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है। इसका ऑप्शन बी होगा कि एक्सटेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक इन द आइटम्स, परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व के कारण, ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के रूप में एक मापदंड तय करता है, कौन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग करता है, ठीक है। पी टाइप क्या होता है, ठीक है। जनरली 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होता है, एक पी होता है और एक एन होता है। पी क्या होता है, इसमें ट्राइवेलेंट मटेरियल होती है और एन में पेंटावेलेंट मटेरियल, इसको डोपिंग कहते हैं। डोपिंग से ये बनाते हैं, दोनों अर्धचालक हैं, अर्धचालक के टाइप्स होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या बोला है, पी टाइप बोला गया है। तो पी टाइप ट्राइवेलेंट, तो पी टाइप में जैसे आप देखेंगे तो बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सब ट्राइवेलेंट है, ठीक है। तो इसमें बोरान है क्या, हाँ बोरान, पहला ऑप्शन भी दिया है, ये ट्राइवेलेंट है, बाकी सब पेंटावेलेंट है, ठीक है। एक केवल ये है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनत की आवश्यकता होती है। विच टाइप ऑफ बेसिस इज रिक्वायर्ड टू एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर एम्पलीफिकेशन, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि बेस पॉजिटिव, एमीटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव होता है, ठीक है। प्रवर्धन हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर देखें, एनपीएन ट्रांजिस्टर में एन की ओर है, ठीक है,
क्वेश्चन क्या बोला है, विच टाइप बेसिस इज रिक्वायर्ड टू एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर एम्पलीफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, बेस पॉजिटिव होता है, ठीक, ये बेस ले लीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, ठीक है। एमीटर जो है नेगेटिव से रहता है, ये एमीटर है, और एक कलेक्टर, ठीक, ये जनरली हम लोग ग्राउंड देते हैं, ये माइनस से जुड़ा है, ये ग्राउंड, तो बेस पॉजिटिव, एमीटर नेगेटिव, और एक कलेक्टर जो है पॉजिटिव होता है, ऐसा, ठीक है। तो ये किसके लिए है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी होगा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो बाकी को क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।